अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जोतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आज बजट के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें टैक्स वसूलियों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लाना और GDP ग्रोथ के हवाले से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, आज उन पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत किस हद तक इन अहदाफ को अचीव करने में कामयाब होती है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हारून शरीफ जो कि माहिर मुआशियात हैं, अनवर काशिफ मुमताज़ जो कि साबिक सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन है, खालिद खोकर सदर किसान इत्तेहाद हैं, डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे हारून शरीफ माहिर मुआशियात से। हारून शरीफ साहब, आज कौमी असम्बली में 18,000 से ज़ायद का वफाकी बजट पेश किया गया है। इस बजट में हमने देखा कि सैलरीड क्लास को जो 7% के करीब तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या समझते हैं इतना इजाफा काफ़ी है मौजूदा महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए? और इनकम टैक्स की नई स्लैब्स के हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में एट एन एवरेज 6.5 से 7.5% इजाफा है। स्लैब्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड उनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईरान वॉर के बाद और जो थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड आया है, ये उसको मीट अप करने के लिए किया गया है। तो जो एग्जैक्ट कंजम्पशन है लोगों की, ताकि वो पावर मज़ीद कम ना हो, ये कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं है। लेकिन एक तबका जो कि फिक्स्ड इनकम है, सफ़ेद पोश है, सैलरीड है, उसको उन्होंने इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जो उनका नुकसान हो रहा था उसको मैचअप किया। ठीक है हारून साहब, ये फरमाइएगा कि जो 20 लाख नया रोज़गार जो है ये पैदा करने की बात की गई है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई 20 लाख नौजवान जो हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा आइंदा माली साल में? जी, हमारे तकरीबन कुछ 40 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आते हैं। जो आइडियल सस्टेनेबल तरीका है वो तो उनको ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड हो और उनके लिए रोज़गार के मौके आए। हुकूमत उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पॉलिसी का और कुछ कॉस्ट ऑफ उनकी प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट को कम करने का काम कर सकती है। ये जो हुकूमत की स्कीम्स होती हैं उनकी अगर तो इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होती है तो वो पॉपुलिस्ट बन जाती हैं, सियासी बन जाती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक दो स्टेप्स जो लिए गए हैं आईटी सेक्टर्स पर, एक्सपोर्ट्स पर, वहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट की तवक्को है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये सस्टेन नहीं कर पाती, इतनी इनके पास फिस्कल स्पेस नहीं। अच्छा हारून साहब, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम भी सर बढ़ी है, इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई है, तो अगर आमदनी में इतना इजाफा हुआ है तो आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके कोई ऐसा कोई असरात नज़र नहीं आए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इन्फ्लेशन को मैच करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, आप इसको समझिए कुछ नंबर्स को कि कैसे आपको इकोनॉमी की सिमत को देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ 0.5% हमारी बढ़ी है और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ऑल्दो टारगेट से कम है, हमेशा कम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सोचने की बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी 0.5% बढ़ी है। सो अगर टेक्निकली तो जीडीपी ग्रोथ बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ करने वाले सेक्टर्स हैं, सीमेंट है, पेट्रोलियम है, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो लोग जॉब क्रिएशन या एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो बेसिकली इंटरनल अपना मैकेनाइज्ड मशीनरीज के थ्रू बिजनेस बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो भी हमारी वहीं की वहीं 6.5% के ऊपर है, जो कि खित्ते में भी और दुनिया में बहुत कम है। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि ये जो स्टेबलाइजेशन का पीरियड होता है, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं, इसकी एक बड़ी कॉस्ट पे करती है नेशन। ये प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अभी भी हो गया है, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन अब इनको कंसोलिडेट करके लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोलने वाले सेक्टर्स के पीछे हुकूमत को खड़े होना चाहिए। खालिद खोखर साहब, ये फरमाइएगा आप ज़रा कि क्योंकि किसान जो है, अगर हम उसकी हालत को देखें
तो वो हालत को हमें गुज़श्ता साल में को बहुत अच्छी नज़र नहीं आई, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा कि ज़राई ज़ख़ीरागाह और फूड सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी फाइनेंसिंग सहूलत मुतारफ़ कराई जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इससे किसान की हालत को बेहतर होगी, ज़राई शोबे की तरक्की में इक़दाम वाकई होंगे? बहुत शुक्रिया। पहले बात तो ये है कि उन्होंने ज़राअत को टोटली बाईपास किया है। इस बजट में ज़राअत का वो जिक्र ही नहीं है। ना हमारी पैदावारी लागत जो बहुत बढ़ चुकी है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, ना जिक्र किया गया कि हम किस तरीके से काश्तकार को सपोर्ट प्राइस देंगे। हमें दो ही चीज़ें चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और नंबर दो हमें फसलों का रेट नहीं मिलता। तीसरा ये है कि जब से ये बजट का अमल शुरू हुआ है, अगर किसी सेक्टर को तस्लीम नहीं किया गया या नहीं माना गया या पाकिस्तानी हमें तस्लीम नहीं किया गया तो वो ज़राअत है, क्योंकि हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया। हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, जिसको हथौड़े से तोड़ा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। मैं वाज़े कह रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है ज़राअत में। आज के बजट में मुझे ये बता दें कि क्या रिसर्च के बात हुई है कोई, कि हम रिसर्च के ऊपर क्या बजट देंगे, किस किस मद में कितना कितना बजट देंगे। देखिए खालिद साहब, किसानों को कर्जे देने के हवाले से बात की है हुकूमत ने। मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे मेरी फसल का सही रेट चाहिए, मुझे अपनी पैदावारी लागत रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मैं फकीर नहीं हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं। ठीक, कर्जे पहले भी 2400 अरब रुपया अनाउंस होता रहता है हमेशा, जो कि नहीं मिलता। मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्रोड्यूस का रेट चाहिए सिर्फ। लेकिन मुझे जो इंटरनेशनल सर खोखर साहब, गुजारिश ये है कि फिर जो इंटरनेशनल तरीका है वो तो मार्केट है, ओपन मार्केट है, हुकूमत तो कहीं नहीं खरीदती, तो आप भी मार्केट में बेचें। हम मानते हैं कि डीरेगुलेट करें। अब हमारे घरों से गंदम क्यों उठाई जा रही है? फिर देखें ना, आप खुद देखें कि जब मर्जी होती है डीरेगुलेट कर देते हैं, जब मर्जी होता है रेगुलेट कर देते हैं। हम तो चाहते हैं एंड टू एंड डीरेगुलेट हो, हमें तो कोई एतराज नहीं इसके ऊपर। हम पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या हमारा ये हक नहीं है कि जो दुनिया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रही है काश्तकार को, हम अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे तो गलत है? अब हमारा इंडियन काश्तकार जो हमारा दुश्मन मुल्क है, इसके काश्तकार से मवाजना तो करके देखें। मुझे यूरिया मिल रही है 4,500 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए की। मुझे डीएपी मिल रही है 17,000 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 रुपए की। मुझे बिजली का यूनिट 40 से 50 रुपए का मिल रहा है। इंडियन पंजाब में 10 घंटे डेली बिजली फ्री है, डीजल सब्सिडाइज है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। फिर एक चीज और है, मैं तो ये समझता हूं कौम कहां सोई रहती है हमारे लिए दर्द नहीं है किसी में। जब हमने आलू 2 रुपए किलो बेचा है, जब हमने गंदम 1800 से 2000 रुपए में बेची है, तो उस वक्त जिस कौम के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, साल के 365 दिन काम करते हैं, वो कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाती। आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना पाकिस्तान की मैशत के हालात अच्छे हैं। अब आप ये देखें ना, वो कौन सी वजह है कि आपके $6 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ा है। सिर्फ एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ चावल में महंगाई भी है, इसकी वजह से लोग अवाम भी परेशान है, जिस तरह से आप परेशान हैं। खालिद साहब, आपसे मजीद इस पर कमेंट लेते हैं। जी नहीं, आप ये देखें ना कि चावल जहां हम $3.9 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां $1.8 बिलियन का आ गया। $2.1 बिलियन का एक साल में फर्क पड़ा है। $2 बिलियन की क्वार्टर ज्यादा इंपोर्ट हो गई है। देखे ना, ठीक है, आप अवामी इक़दामात से खुश नहीं है। हारून शरीफ साहब, आपसे कमेंट लेते हैं। अब जाहिर है नहीं, पहले अनवर काशिफ साहब से जरा बात कर ले। अनवर काशिफ साहब, ये फरमाइएगा कि जो तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब्स में रद्दोबदल की गई है, क्या आप समझते हैं कि इससे वाकई ही तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया सर आपका। बेसिकली तनख्वाहदार जो तबका है, सैलरीड क्लास जो है, वो बहुत ज़्यादा बोझ तले दबा हुआ था। कुछ रिलीफ मिला है, अगर ये रिलीफ कोई 50,000 सालाना से लेके 5 लाख के करीब सालाना का रिलीफ मिला है डिफरेंट स्लैब पे, तो ये रिलीफ मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हुकूमत ने दिया है तो ये एक अच्छा रिलीफ है। फिर उन्होंने उस पर एक सरचार्ज था वो ख़त्म कर दिया, फिर 7E भी ख़त्म हो गया लोगों के लिए, और CVT का भी उन्होंने अब इस वक्त अबॉलिश कर दिया है।
जब अब बात ये हो रही है कि ये जो महंगाई है उसको किस तरह इसके साथ अगर मैच करें तो मैच किसी तरह भी नहीं हो रहा। अब आपने ये रिलीफ दिया, अब थोड़ा सा इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए आपको। मेजर खर्चा होता है हमारे तनख्वाहदार तबके का, वो होता है उसके बच्चों की तालीम और उसकी सेहत की सहूलत। अब उसके लिए हुकूमत को कोई टैक्स पेयर कार्ड लेके आना चाहिए जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको वहाँ पे रिबेट मिले तो ये फिर जाके एक पैकेज बनता है सैलरी क्लास जिससे के वो लिए सैलरी क्लास को इंसेंटिव देने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात अनवर काशिफ साहब आपने कही है। और जिस तरह से मज़ीद भी हम बात करते हैं, हमारे साथ खालिद अली साहब आपकी तरफ जाएंगे, एनर्जी एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद अली साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम एनर्जी को लेकर जो आज ऐलानात किए गए हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ जिसका डर था वो शायद नहीं हुई, जो सोलर पे टैक्स की बात थी या जो जीएसटी था उसको बाकी सेक्टर के साथ यूनिफॉर्म करने का, तो ये खुशाइन चीज़ है। दूसरा, ईवीज़ को थोड़ी सी रियायत जो है वो मिल गई। लेकिन अगेन पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल नोयत के जो आपको काम है वो करने वाले हैं। शायद बजट में उस तरह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे। एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम पे एक कैपेसिटी ट्रैप में आपका जो पावर सेक्टर है, लेकिन फिर भी बजट में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो आपके मनसूबा जात हैं उसके लिए आप एलोकेशन कर रहे हैं और बड़ी हैवी एलोकेशन है। मैं हाइड्रो डैम्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रो डैम्स का जो दूसरा फंक्शन है पानी स्टोर करने का, फ्लड को मैनेज करने का, वो बजा है। लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है और लोग धड़ाधड़ सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो शायद बिजली के मंसूबों पे इतनी बड़ी रकम खर्च करना वो शायद आपको एक रैशनलाइज चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। शायद ये किया जाना चाहिए था कि जो आपके एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे आपके इंपोर्टेड कोल के और फॉसल फ्यूल के या आरएलएनजी के, अभी हमने यूएस ईरान वार के बाद भी देखा कि आरएलएनजी कर्टेल हुई, उसकी जगह पे आपको जो है वो दीगर प्लांट्स चलाने पड़े, विच मीन्स के आपको कुछ इस तरह से एलोकेट करना है अपने पीएसडीपी को, अपने बजटरी फंड्स को, कि आप उन आरएलएनजी प्लांट्स को कन्वर्ट करें या तो बैटरी स्टोरेज पे कन्वर्ट करें। एक और खुशाइन चीज़ जो बजट में थी वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जिक्र था। उसके लिए हालांकि थोड़े पैसे रखे गए, लेकिन एटलीस्ट पहली दफ़ा तारीख में आपने जो है वो स्टैटकॉम्स और बैटरी पे जो है वो कुछ एलोकेशंस किए हैं। लेकिन अगेन आपको रीपर्पसिंग, अर्ली रिटायरमेंट ऑफ आपके जो पावर प्लांट्स है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, तब जाके जो आपका सारिफ है उसके लिए बिजली की कीमत नीचे आएगी। अभी इस हालत में आप जितने पावर प्लांट्स लगा लें। जी डॉक्टर खालिद अली साहब, ये फरमाइएगा कि इन सब इक़दामात से जो कि आप जिन्हें खुशाइंद करार दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि एंड ऑफ द डे आम पाकिस्तानी को, आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा और बिजली सस्ती हो पाएगी? देखें, पाकिस्तान में बिजली सस्ती करने के लिए आपको नया डैम या नया पावर प्लांट लगाना ज़रूरी नहीं है। आपको जो पुराने पावर प्लांट्स हैं जिससे आपने बड़े 2050 तक के मुआहदे किए हुए हैं, उनको रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो बजट में जो आपका जो पैदावारी मंसूबा जाता है उन पे एलोकेशन से आपकी बिजली जो है टैरिफ जो है वो नीचे नहीं आएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट करना है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में इन्वेस्ट करना है, और आपके जो आरएलएनजी और कोल पावर प्लांट्स हैं इनको अगर रीपर्पस करने के लिए कुछ फंड मुख्तस कर दिए जाते तो शायद पाकिस्तान के अवाम को जल्दी रिलीफ मिल जाता। एक और चीज़ जो कि शायद इस इन हालात में खुशाइन नहीं है, पावर सेक्टर की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए अच्छी है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए उसका बैड इम्पैक्ट आएगा। वो सब्सिडी रिमूवल है जो कि आईएमएफ ने 2027 तक किया। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इक़दामात हुकूमत की जानिब से अच्छा किए गए। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना सबसे अहम खबर वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज बजट से भी जो बड़ी खबर है वो ये आ गई है कि जी अमेरिका ईरान मुआहदा जो है वो बिल्कुल होने के करीब है, और मुसव्वदा और उसका मतन जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि वो सब कुछ तय पा चुका है। और अब ज़राए ये बता रहे हैं, वाकफ़ा निहाल का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ ही देर में शायद जनेवा के लिए यहाँ से रवाना भी हो जाएं, क्योंकि ये मुआहदा जो है इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा, लेकिन इस पर जो दस्तखत हैं
वो वहाँ जिनीवा में किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ्द के साथ जाएंगे जिनीवा में, अमेरिका ईरान मुफाहमत की तकरीब में शिरकत करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने भी इस मामले पे जो उनका बयान आया उन्होंने इसको बड़ा खुश आइंद करार दिया और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो अनथक मेहनत की है उसका नतीजा आ गया। तो ये बड़ी आज की सबसे अहम बात डेवलपमेंट है इमरान साहब, और खुशाइंद बात है कि हम इस मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो अनथक मेहनतें की गई हैं वो रंग लाना शुरू हो गई हैं। इस बजट से मुतालिक हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सनअती तरक्की के लिए जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, एनर्जी की कीमतों में कमी और टैक्स रिलीफ पर आज हुकूमत ने बात की है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। कामरान अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खुशाइन बात है कि सनअती तरक्की के हवाले से हुकूमत गौर कर रही है और जो टैक्स रिलीफ पर भी बात की गई है, फिर इसके साथ ही साथ एनर्जी की कीमतों में कमी के हवाले से भी बात की गई है। क्या समझते हैं आने वाले साल में आप देखते हैं कि सनअती तरक्की होगी और मुल्क को ज़ाहिर है मुआशी लिहाज से फ़ायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बजट जो आया है ये एक न्यूट्रल से थोड़ा सा मुस्बत बजट है। जो हमने इनको प्रपोजल्स रखी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और ख़ास तौर पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मुल्क में रोकने के लिए, उस पर पूरी सुनवाई तो नहीं हुई। हमने कहा था कि सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। इन्होंने सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया। इन्होंने किया सिंपली ये है कि जो 15 से 50 करोड़ टर्नओवर वाली जो कंपनियां उस पर सिफर कर दिया, एंड जो 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां उस पर 10% से 8% कर दिया। एंड पिछले साल इन्होंने 1% एडवांस और मिनिमम टैक्स को 2% किया था, उसको इन्होंने 2 से 1.25% कर दिया ऑन फेस ऑफ इट। इस वक्त ये दो थोड़े से बेनिफिट्स नज़र आए हैं। एंड उसके अलावा जो सैलरीड क्लास के लिए इन्होंने डिफरेंट स्लैब्स में 3% से 5% की 6% की कमी की है डिफरेंट स्लैब्स में। वो एक मैं समझता हूँ खुशाइन बात है अवामुन नास के लिए। बाकी मेरा ख्याल है थोड़ा सा रियल एस्टेट को अच्छा रिलीफ मिला है। सेक्शन 7E के हवाले से वो तो वैसे ही FCC से फैसला रिवर्स हो गया था। और बाकी 236C जो सेल पे विदहोल्डिंग टैक्स, 36K जो परचेज पे विदहोल्डिंग टैक्स है, उसमें नुमाया कमी आई है। तो आई थिंक अच्छा रिलीफ मिल गया। टेक्सटाइल सेक्टर को एज सच हमने कहा था मुकम्मल सुपर टैक्स ख़त्म कर दें, नहीं किया, रिड्यूस किया। कहा था कि इनकम टैक्स 29% कम किया जाए, वो भी इन्होंने फिलहाल नहीं किया। मैं इसको एक न्यूट्रल बजट कहूँगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगा। अनवर काशिफ साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह कामरान अरशद साहब ने भी जिक्र किया प्रॉपर्टी पे टैक्स की कमी का, आप क्या समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने पे टैक्स कम किया गया है, इससे मार्केट पे क्या असरात होंगे? क्या वाकई ही अब प्रॉपर्टी पे दोबारा बूम आएगा? बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली टैक्स रेट से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान का और डिलेमा है वो ये है कि हमारे यहाँ मार्केट प्राइस अलग है, FBR प्राइस अलग है और कलेक्टर रेट प्राइस अलग है। अब मार्केट प्राइस से ट्रांजैक्शन हो रही होती है, FBR रेट पे टैक्स कट रहा होता है। तो ये जो गैप है बिटवीन मार्केट एंड FBR रेट वो कभी भी नहीं होता। वो पैसा जो कैश होता है वो मतलब वो सिस्टम से निकल जाता है, साइकिल से निकल जाता है। जब तक ये नहीं होगा कि आपके मार्केट प्राइस पे जो आपके पास पैसे ट्रेड हो रही है, जो प्रॉपर्टी ट्रेड हो रही है, वो जब तक पूरे उस पर, चाहे आप इसको टैक्स रेट को आधा %, ये तो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये कोई फाइनल टैक्स तो है नहीं, ये तो एडजस्ट होता है जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
तो अगर आप 1% भी कर देंगे तो उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। मेजर चंक जो फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि मार्केट प्राइस पे ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाए, तो आपको जो उसका ट्रांजैक्शन है या ट्रेड है उसका जो एक्सचेकर को फिर जो बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल में एक रिलीफ अच्छा दिया है ताकि लोग प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त वो आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना जो है मुश्किल इसलिए हो गया है कि आपको जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ अनडिक्लेयर्ड पैसा पार्क होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा गोल्डन माइन जिसे कहना चाहिए हो जाती है लोगों के लिए, और फिर वो उसको अपने मनमानी रेट पे बढ़ाते हैं, जिससे आम आदमी जो है ना वो डिप्राइव हो जाता है। ठीक है, रियल अच्छा, एस्टेट के हवाले से टैक्स के मेजर्स ऐसे होने चाहिए। खालिद खोखर साहब, सर आप ये फरमाइएगा कि आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें आप अब हमारी सही कीमत ही क्रॉप की दे दें, लेकिन सवाल ये होता है सर कि जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, उनको उस वक्त ज़रूरत भी होती है। तो ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है 7.5 लाख किसानों को 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज देने का, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी मदद से आइंदा माली साल में जो ज़रूरी शोबे की तरक्की का हदफ 3.8% तय किया गया है उसको हम हासिल कर पाएंगे? पहली चीज़ तो ये है कि मुझे आप एक चीज़ बताएं कि अगर किसी को आप कर्जा दे दें, अगर उसको प्रोड्यूस का रेट उसको ना मिले, वो कर्जा कहाँ से अदा करेगा? तो दिन ब दिन मकरूज होता जाएगा। असल उसके लिए चीज़ है सर, उसकी जो बिल्कुल पैदावारी ठीक है। लागत, सर उसकी जो- लेकिन सर हाँ, उसकी जो लेकिन पैदावारी सर गुजारिश ये है कि उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना, ताकि कोई चीज़ उगा तो सके, फिर ही मार्केट की कीमत पे बेचेगा ना। सर मुझे आप कर्जा देखे ना, कर्जा तो पहले भी 2400 अरब रुपए अनाउंस होता है ज़राअत के लिए जो नहीं मिलता, ठीक है ना। ये ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। मसला यही है काश्तकार के लिए कि काश्तकार को कहीं भी अहमियत नहीं दी जाती। अभी कामरान राशिद साहब बात कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं कि कॉटन का क्या हाल हो चुका है, कपास का। इस पे कभी किसी ने गौर किया कि हम कहाँ 1 करोड़ 44 लाख बेल कर लेते थे जब उसका बेल का वजन भी 170 केजी था। अब एक बेल का वजन 150 केजी कर लिया और 55 लाख ले रहे हैं जी। कल के इकोनॉमिक सर्वे में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बात की है कि इस दफा 70 लाख बेल हुई थी, गलत है, 55 लाख बेल थी। और जो 70 लाख बेल उन्होंने क्लेम किए वो 170 की, जो हमारे 55 लाख एक्चुअली हुई है वो 150 किलो की है। अगर हम उसको 70 किलो से कन्वर्ट करें तो आपकी टोटल 45-46 लाख बेल हुई है। हम 1 करोड़ 45-46 लाख बेल का, देखे ना, हम तो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। देखे ना, हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आज हुकूमत खुद मीट के कर रही है ना कि हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। तो वो किस लिए इंपोर्ट करने का? क्योंकि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कपास की पैदावार भी कम रही, वो भी इंपोर्ट करनी 17,000 पड़ी, तो यकीनी तौर पर इस किस्म के हालात तो इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वली साहब, आपसे बात करेंगे। हमने देखा कुछ इकदाम की बात की गई है कि हुकूमतें आइंदा आने वाले बजट में तवानाई सेक्टर को लेकर कुछ इकदाम करने जा रही है। ये भी कहा गया कि वफाकी बजट में बताया गया कि अगले माली साल में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कई हाइड्रो पावर मनसूबों पर काम किया जाएगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस शोबे के लिए इतनी रकम अब समझते हैं काफ़ी है, और हाइड्रो पावर मनसूबों की तकमील से बिजली सस्ती हो जाएगी और मजीद आवाम को फ़ायदा होगा। देखिए, जितने भी आपके बिजली जनरेट करने वाले पावर प्लांट्स हैं उन पे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते जाएं आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी। आपकी बिजली महंगी इसलिए है कि जो आपका एग्जिस्टिंग फ्लीट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो बड़ा महंगा है। आपके इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स, आपके RLNG के FO के प्लांट्स, उनके साथ आपने बड़े लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हुए हैं आप, और वो भी टेक और पे की बुनियाद पे। इसका मतलब है कि आप उनसे बिजली खरीदे ना खरीदें, आपको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में उनको पैसे देने ही देने हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत इन्वेस्ट करे यूटिलिटी स्केल के ये जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिजली जनरेट करने के लिए, हुकूमत को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसीज को बेहतर करने के लिए आपका जो नेशनल ग्रिड सिस्टम जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और आपका ये जो सोलर पैनल्स लोग लगा रहे हैं उनको मजीद इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और साथ में ये वाले जो महंगे पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर या रीपर्पज कर दें, तो उससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम हो सकता है। वरना ये 2030-40 तक जो है ये इसी तरह से चलेगा। और साथ में जो एक ऐलान जिसको थोड़ा सा खतरनाक समझना चाहिए, खासतौर पे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए जो 200 से कम यूनिट्स यूज करते हैं और प्रोटेक्टेड हैं,
उनके लिए सब्सिडी को जो है ख़त्म करके एक नया निज़ाम लाया जा रहा है जिसको आप टारगेटेड सब्सिडी रिजीम कहते हैं। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह पॉवर्टी स्कोर के साथ लिंक्ड होगा और फिर जाके आपको जो है वो सब्सिडी मिल रही होगी, विच मीन्स के वो हाउस होल्ड जो पहले 2200 यूनिट तक अपने बिल को रखते थे और वो 10 से 13 रुपए की बिजली कंज्यूम करते थे रेट पे, अब उनके लिए भी बिजली का रेट जो है वो 23 से 30 रुपए तक हो जाएगा। ऑब्वियसली उससे क्रॉस सब्सिडीज तो खत्म हो रही होंगी, लेकिन अगेन चूंकि वो कोई अराउंड 50 से 53% टोटल कंज्यूमर्स का बनता है, तो एक बड़ा बोझ जो है वो कंज्यूमर्स पे आएगा। कामरान अरशद साहब, साथ साथ में हुकूमत बिल्कुल ठीक। कामरान जी। अरशद साहब, सर ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि एप्टमा के चेयरमैन भी हैं, और अगर हम इंपोर्ट की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में सबसे जो मरकज़ी किरदार है, सबसे ज़्यादा रोल वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का बजट पेश किया गया है, इसमें जो सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4%, जबकि बड़ी सनतों की तरक्की का हदफ 4.5% रखा गया है, तो मौजूदा सूरत हाल में ये अहदाफ पूरे होते नजर आते हैं सर आइंदा साल आपको? इमरान साहब, पहले तो बात कर लेते हैं कि जो भी 11 महीने का इस साल का एक्चुअल डेटा है जी सर, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का, उसका मुआवजा पिछले साल के 11 महीने के डाटा के साथ कर लेते हैं। पहले तो ये कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। पिछले साल 11 महीने जुलाई टू मई की जो इज्तमाही एक्सपोर्ट थी वो $29.5 बिलियन थी। वो इस साल गिर के $27.9 बिलियन पे आ गई, यानी कि $1.6 बिलियन वहां से कमी आई है। ठीक, जो इंपोर्ट थी पिछले 11 महीने के वो $59.1 बिलियन थी। वो बढ़ के कुछ मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से जिसको अभी 3 महीने हुए हैं, वो बढ़ के 59.1 से 62.6 बिलियन पे चली गई। यानी कि आपकी एक्सपोर्ट 5.6% घट गई एंड आपकी इंपोर्ट 6% बढ़ गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो आपका तिजारती खसारा था, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, वो पिछले साल 11 महीने $29.5 बिलियन था, वो इस साल 11 महीने में $5 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के $34.7 बिलियन पे चला गया है। और हमें डर इस बात का है कि ये पूरे साल की फिगर कोई $38 बिलियन, 37-38 बिलियन के लगभग चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड हाई होगा। और ऑल्सो आपकी जो इंपोर्ट होगी वो कोई 67-68 बिलियन के करीब चली जाएगी। आप मेरी बात लिख लें, और फिर जुलाई को आप बेशक मुझे बुला लेना फिर से जुलाई के पहले हफ्ते में, तो ये फिगर एक्यूरेट साबित होंगे। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो बरामदात को लेकर हदफ मुकर्रर किया गया। जी कामरान सर, प्लीज अपनी बात मुकम्मल। अब खतरनाक चीज ये है कि गवर्नमेंट ये जो $38 बिलियन का प्रोजेक्टेड 12 महीने का डेफिसिट नजर आ रहा है, इसको ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस से फंड करने की कोशिश करेगी, जो कि मैं समझता हूँ एक गलत तरीका है, और वो उसमें गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मेरी नज़रों में इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट नहीं है, ये इस हुकूमत का 5वां बजट है, क्योंकि ये हुकूमत 2022 में आई थी एंड चूंकि यही इलेक्शन में जीत के आए थे, तो उनका 5वां बजट है। तो 2022 से लेके 2026 तक ये सिर्फ 2 चीज़ें हासिल कर चुके हैं। पहली चीज़, 7,000 अरब की टैक्सेशन को ये 13,000 अरब की टैक्सेशन तक लेके गए, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने बोझ सैलरीड क्लास एंड डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर पे डाला। और दूसरा, इनको तोहफे में 27-28 बिलियन की ओवरसीज रेमिटेंस पिछले साल 38 बिलियन तक चली गई, जो इस साल इम्कान है 41.5 से 42 बिलियन पे जाने का। सो ये दूसरे फैक्टर में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहले फैक्टर में इनकी पूरी कंट्रीब्यूशन है टैक्स बढ़ाने में। बाकी किसी सेक्टर ने परफॉर्म किया हो, मेरा नहीं ख्याल ऐसे है। ठीक है, देखते हैं हुकूमत की जानिब से जो करर किया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर उसे हासिल करने में किस हद तक हुकूमत कामयाब रहती है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, टैक्स वसूलियों से मुतालिक हुकूमत की जानिब से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उन पर मजीद भी बात करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल का टैक्स हदफ
15,264 अरब रुपए होगा और जो कि गुज़श्ता माली साल में 13,005 अरब रुपए था। इस पर बात करते हैं मज़ीद। अनवर काशिफ साहब, आपसे क्या समझते हैं कि टैक्स वसूलियों का जो हदफ मुकर्रर किया गया है, हुकूमत उसको अचीव करने में कामयाब रहेगी आइंदा माली साल में? देखें, जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कामयाब रहेगी, इसलिए कि हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं जा रही, हुकूमत टैक्स पेयर का बेस नहीं बड़ा कर रही, और जो है डॉक्यूमेंटेशन टैक्स बेस नहीं बड़ा होगा जब तक ये अहदाफ जो हैं ये आप अचीव नहीं कर सकते। पोटेंशियल पाकिस्तानी इकोनॉमी में है, लेकिन आपको उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन एफबीआर को मज़ीद डिजिटल बनाने के हवाले से तो बात कर रही है हुकूमत कि एफबीआर को डिजिटलाइज किया जाए, फिर ट्रैक एंड ट्रेस वाला सिस्टम मुतारिफ कराया जाए, और ओवरऑल इस हवाले से इकदाम करने के हवाले से बात तो की जा रही है। देखिए, बात बिल्कुल की जा रही है, लेकिन ये बहुत स्लो एफर्ट्स हैं। इसमें कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। अब बात तो हो रही है एंड टू एंड, हम तो कब से कह रहे हैं कि एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके लूप में आ जाएंगी। लेकिन आप इतना डिले कर रहे हैं, उस डिले से हो यह रहा है कि एक्सचेकर को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान का लोन का जो स्वेल कर रहा है वो पाकिस्तान इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है, आम आदमी पे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है। तो आपको चाहिए कि इस डिजिटलाइजेशन को वॉर फुटिंग पे करना चाहिए आपको, ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन हो, और डॉक्यूमेंटेशन जब होगी आई एम श्योर कि ये जो उन्होंने अदाव रखा है ये पूरा हो सकेगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, कहीं आपकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं आप नहीं करना चाहते डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर ये सूरत हाल वही रहेगी जो इस साल रही है। क्योंकि पहले जब लास्ट ईयर बजट था तो उसको 14,000 अरब रुपए का जो है टारगेट सेट किया था, लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज करके 13,000 समथिंग पे लेके आए, बट अब 13,000 भी वो नहीं अचीव कर पाए। जबकि सुपर टैक्स का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फैसला दिया है, वो एक विंडफॉल था, लेकिन उसके बावजूद भी 13,000 अरब नहीं हो सका। तो इसका मतलब कहीं मेजर फ्लॉ है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और पाई को बड़ा करने की ज़रूरत है। खालिद खोखर साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से खुद बराह रास्त स्टेक होल्डर हैं, ज़राअत को बहुत डीपली समझते हैं, ये फरमाइएगा कि बजट में तो जो गोरख धंधा हुआ वो हुआ, आपके ख्याल में हुकूमत, ख़ास तौर पे अभी सूबाई बजट्स आने हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि जिससे हकीकी मायनों में किसान भी खुशहाल हो और ज़राअत में भी तरक्की हो? जी, आपने बहुत अच्छी बात की जी। मैं ये समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन मुकर्रर करे हुकूमत। हमारी हर फसल का जो दुनिया में है, हमारी हर फसल का तखमीना लगा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ अगर रेट अनाउंस कर दें, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि हम एक साल में 20% अपनी ग्रोथ बढ़ा जाएंगे, पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो फिर काश्तकार उस पर खर्च भी करेगा, मेहनत भी करेगा, जब उसे यकीन होगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वापस आएगी और मुझे उसका रेट भी मिलेगा। और दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को काश्त करने से साल 2 साल पहले पता होता है, ये अगर उसको यकीन दिया जाता है ये आपको रेट मिलेगा। दूसरा ये है कि हमारी पैदावारी लागत को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। तीसरा यह है कि हमारी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। हमारा सीड का मसला है, तो उसके ऊपर जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास अच्छा बीज नहीं आ सकता। तीसरा यह है कि मार्केटिंग में मैं ये कहूँगा कि हुकूमत एक तरफ आए, आधा तीसरा आधा बटेर ना करे, कि अगर बाकी जिस तरह चावल की फसल एंड टू एंड डीरेगुलेट है, इसी तरह वो गंदम को भी एंड टू एंड डीरेगुलेट करें, चीनी को, गन्ने को भी एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। हम इस हक में हैं जी। फिर हुकूमत दरमियान में इंटरवीन न करे जब। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले अगर हम माली साल की बात करें तो इस माली साल में हमें बड़ी खुशखबरियाँ आई। बार बार हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से कहीं तेल के ज़खायर निकले, कहीं गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। तो ये जो इतने माशाल्लाह से हम यहाँ निकल रहे हैं ज़खायर, तो क्या आप समझते हैं कि एंड ऑफ द डे इस पर ये फ़ायदा होगा आम पाकिस्तानी को भी, और उसको भी बिजली तेल जो है वो थोड़ा सस्ता मिलने की उम्मीद है? जी, आपका बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन है। देखें, एक नंबर ऑफ आपकी एक्सप्लोरेशन है, सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन है, और नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशन से कितना ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक और चीज़ है। आपको नंबर्स बताए जाते हैं कि आज हमने ये एक्सप्लोरेशन
कर ली, ये एक्सप्लोरेशन कर ली, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आपका जो टोटल इंपोर्टेड वॉल्यूम है उसका के हिसाब से बड़ा बड़ा कम है। तो जब तक कोई एक मेजर आपकी डिस्कवरी नहीं होती है, और मेजर डिस्कवरी का मतलब है कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल वे में कि उसका जो एक्सट्रैक्शन का खर्चा है वो भी कम होना चाहिए, तब जाके आपका जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। तो इंपोर्ट बिल को बजाय इसके कि आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से कम करने की कोशिश करें, अब चूंकि दुनिया रिन्यूएबल्स पे जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रही है, तो शायद हमें उस साइड पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना पीडीएल का रेवेन्यू देखें वो 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है। आपका जो क्लाइमेट लेवी का पैसा है वो कोई अराउंड 60 बिलियन 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो उस चीज़ को रिसाइकल करें, उसको बिल्कुल लोगों को अल्टरनेटिव जो ईवी ऑप्शंस हैं मोटरसाइकिल उन जो पर काम करने उनको की ज़रूरत इंसेंटिवाइज है। करके बिल्कुल दें। ठीक बात तो कही, जी बिल्कुल ठीक। खालिद खोकर साहब, मज़ीद भी हमने देखा कि गंदम बहरान की बात हो रही है, हम आपसे इस पर कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आपने कुछ तजावीज़ भी दी जो कि हमारे शो के तवस्सुत से यकीनी तौर पर गवर्नमेंट तक भी पहुँचेंगी। गंदम के बहरान के हवाले से ज़ाहिर है आवाम भी परेशान है। पिछले साल हमने देखा कपास की पैदावार में काफ़ी कमी आई और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई दी। अभी आप क्या समझते हैं गंदम को बहरान जो पैदा होने जा रहा है और इस पर क्या कहेंगे खालिद साहब? खालिद खोकर साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? खालिद खोकर साहब से भी बात करते हैं। मज़ीद भी हम इस पर कमेंट लेना चाहेंगे। हमारे साथ अनवर काशिफ साहब मौजूद हैं। अनवर काशिफ साहब, हमने देखा कि इमरान साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। इमरान साहब पूछना। अनवर काशिफ साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये टैक्स के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त सामने आई हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो फिक्स टैक्स की बात हुई है आम ताजर के हवाले से, क्या वाकई ही ताजर पाकिस्तान का जो ताजर है वो 25,000 रुपये देने पे राज़ी हो जाएगा, या ये स्कीम भी माजी की तरह फेलियर का शिकार होगी? हाँ अनवर साहब, मेरा भी साथ ही साथ सवाल ले लें। जिस तरह से अब टैक्स हदफ बढ़ा दिया गया है, क्या समझ सैलरीड क्लास की आप बात भी कर रहे थे कि सैलरीड क्लास पे मज़ीद बोझ बढ़ रहा है, हालांकि ये वो क्लास है जो टैक्स देती है। तो क्या समझते हैं अब ये जो एक हदफ मुकर्रर किया गया हुकूमत की जानिब से कि हमने इतना टैक्स हदफ अचीव करना है, हुकूमत कर सकेगी? क्योंकि क्या नए टैक्स दहिंदगान होंगे या फिर सैलरीड क्लास पर मज़ीद बोझ डाल के उन्हीं से ये टैक्स रिकवर किया जाएगा? मैं पहले इमरान साहब को जवाब दे दूं। बेसिकली ये जो ट्रेडर्स पे जो आसान स्कीम आई है, इसमें ट्रेडर्स टैक्स 25,000 रुपये दे देंगे और 1% उनके टर्नओवर पे देना है जो सेल टैक्स की मद में लिया रहा है। लेकिन जो यहाँ पे फ्लॉ है ना, जो सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ है, जो कि हुकूमत को इसको अंदाज़ा होगा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो ये कि उन्होंने कहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा, सिंगल पेजर। अब आपका IRS सिस्टम है, उसमें अगर आप AI के ज़रिए अगर वहाँ पे कोई चीज़ बिल्टन कर दें तो उर्दू में भी अगर वो बोलेंगे तो वो रिटर्न वो फॉर्म भर सकता है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में हमें आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो इस स्कीम में आएंगे उन पे पॉइंट ऑफ सेल जो है मैंडेटरी नहीं होगा। उन पे पॉइंट ऑफ सेल आपको कहना चाहिए था 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद पॉइंट ऑफ सेल मैंडेटरी होगा। ये आप अगर इसी तरह डरते रहेंगे तो कभी भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। तो आप जो हैं अगर आप लोगों के हाथों में डर अपना छोड़ देंगे, आपने 25,000 का बड़ा अच्छा रिलीफ दिया, बिल्कुल सही दिया। आपने 1% टर्नओवर पे दिया, बिल्कुल सही दिया। आपने कहा कि पिछले असासों के बारे में सवाल किया जाएगा, तो वो जो वहाँ की उनकी ट्रेड एसोसिएशन है उसके साथ वो मीडिएशन करके रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी बात हुई, दूसरा सवाल था वो सैलरीड क्लास के हवाले से। सैलरीड क्लास पे मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए सबसे ईजी टारगेट होता है, इसलिए कि एम्प्लॉयर भी बड़ी आराम से टैक्स काट देता है और हुकूमत भी बड़ी आराम से टैक्स बढ़ा देती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक आप पाई बड़ा नहीं करेंगे और जब तक ये मसाइल बढ़ते रहेंगे, लेकिन सैलरीड क्लास वाकई बहुत तकलीफ में है और हुकूमत ने थोड़ा बहुत रिलीफ दिया खाली रिलीफ से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट को करनी होगी ताकि आम आदमी को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान हारून शरीफ, अनवर काशिफ मुमताज़, खालिद खोकर, कामरान अरशद, डॉक्टर खालिद वलीद। असद बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था लेकिन किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।